हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। ठीक है। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है। इसके अंदर हम मेडिकल डिवीज़न के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की लेक्चर वाइज रिकॉर्डिंग आपको एक एक करके प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। शुरुआत करते हैं मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है। ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, है ना, ये मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई। ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स एक्चुअली ऐसा आपको पता हो कि मैथमेटिक्स बेसिकली इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर मैं कहूँ तो फिजिक्स को हम बहुत आसानी से अगर सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है। आपकी इमेजिनेशन एक लेवल पर जाके रुक जाती है, वहां पर आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसलिए अगर आपकी फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग करनी ही होगी। ठीक है। तो इसलिए और अगर हम बात करें मेडिकल डिवीजन में, ठीक है, तो मेडिकल डिवीजन में जो बच्चे हैं उन्हें मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो भी ऐसा नहीं है कि केवल 9th-10th के लेवल की मैथमेटिक्स से काम चल जाएगा। ठीक है। आपको कुछ एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स भी सीखनी होगी जो पूरी फिजिक्स में काम आएगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो सारे मैथमेटिकल टूल्स लेने वाले हैं। ठीक है। वो सारे टूल्स लेने वाले हैं जो मैथमेटिक्स में दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिजिक्स के काम के हैं। और जितना फिजिक्स में काम आता है हम उतने मैथमेटिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ा देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है। तो इसका नाम मैथमेटिकल टूल्स क्यों रखा? ठीक है। तो टूल्स का काम क्या होता है? टूल्स का काम होता है किसी भी काम को आसान करना। ठीक है। किसी भी काम को आसान करना। इसके लिए आपको कुछ चीजें दिखा रखी है, जैसे एक ना ट्री है, उस ट्री को कट करना है आप, है ना। ट्री को आप कट कर रहे हो ब्लेड से, क्या कट जाएगा? क्या बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। उसकी जगह अगर हम ट्री को एक्स से, कुल्हाड़ी से मारें तो आसानी से कटेगा। तो राइट, अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टूल्स का यूज करना भी हमें आना चाहिए कि किस जगह कौन सा मैथमेटिकल टूल यूज होना चाहिए। ठीक है। वो हमें आना चाहिए। ठीक है। ताकि हम काम को आसानी से कर सके। ठीक है। तो अगर मैं ट्री को इससे ब्लेड से काटूं, ऑब्वियसली नहीं कटेगा, या मैं थ्रेड को एक्स से काटूं, ठीक है, तो बड़ा अजीब सा आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट टूल का यूज करना हमें आना चाहिए। ठीक है। ये अप्रोप्रिएट टूल्स हम एक एक करके मैथमेटिक्स के हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जैसे एलजेब्रा, है ना, थोड़ा थोड़ा जितना भी हमारे फिजिक्स का काम का है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वेक्टर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में फिजिकल क्वांटिटीज जाने वाली हैं उनके बारे में, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर के अंदर एक एक करके सीखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करें। आप भी अपना रजिस्टर और पेन निकाल लें। ठीक है। मैं इसके अंदर थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन डालूंगा। क्वेश्चन के बाद तो आपको इस वीडियो को पॉज करना है और उस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना है। ठीक है। फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड है सबसे पहला टूल, फंक्शन। ठीक है। तो पहला सवाल आता है, यार ये फंक्शन होता क्या है। ठीक है। फंक्शन का यूज, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपने 9th-10th में भी सीखा होगा। ठीक है। फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन बेसिकली, अगर मैं सिंपलीफाइड वे में बात करूं तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। ये एक लाइन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में। अब सवाल आता है, यार वेरिएबल क्या होता है? मैं बिल्कुल बेसिक से सोचूंगा। ठीक है। सब चीजें ऐसे सीखेंगे कि अपन को हर टर्म का मतलब समझ में आए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे जाएं। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल। ठीक है। यानी वेरी मतलब चेंज, जो चेंज किया जा सके, ठीक है, उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। तो जो चेंज नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो तरह की क्वांटिटीज हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। वेरिएबल मतलब जिसको चेंज किया जा सके। यूजुअली वेरिएबल्स को हम एक्स, वाई, जेड, ठीक है, इनसे यूज करते हैं। ठीक है। कांस्टेंट्स को हम के, ए, बी, सी, 2, 3, 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू एक बार प्रॉब्लम में दे दी और वो फिक्स है, प्रॉब्लम के दौरान कम से कम वो चेंज नहीं हो रही हो।
ठीक है, तो उसे हम कांस्टेंट की तरह डील करेंगे और उस प्रॉब्लम में वो वैल्यू चेंज हो सकती हो, ठीक है, या अननोन है, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी आएगी, तो वो हम एज अ वेरिएबल डील करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्लियर है अपन को। ओके, आगे बढ़ते। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, यानी कि एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, अगर वेरिएबल मतलब चेंज होना, तो एक वेरिएबल में जब चेंज हो तो दूसरे पे उसका क्या इंपैक्ट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये हम फंक्शन के अंदर सीखते हैं। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, कि इसके साथ कुछ चेंज हुआ तो इसके साथ क्या होगा, ठीक है, इसके साथ कुछ चेंज हुआ तो इसके साथ क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, पहले एक सिंपलीफाइड एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी हमने दिया है कि एक पहले बिल्कुल जनरल लाइफ का एग्जांपल लें। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, पर क्या हर लेवल, हर अर्थ पर हर जगह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल हो जाएगा? हाँ, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको पता है जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है, बॉईल मतलब ठीक है उबलना चालू हो जाएगा, उसका वेपराइजेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट पॉइंट इज नोन एज, या दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो एलिवेशन अबाउ द सी लेवल पर डिपेंड करता है कि सी लेवल से कितनी हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप्स एज यू असेंड। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो वो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सोचे तो अगेन दो वेरिएबल है। ठीक है, इस सिचुएशन जो हमने एनालिसिस की उसमें दो वेरिएबल है। कौन कौन से? एक तो हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल यानी सी लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर एट द बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और दूसरा हाइट फ्रॉम द सी लेवल चेंज हो रही है। तो दोनों चीजें चेंज हो रही है यानी दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, लेकिन सोचे तो कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? ठीक है, तो बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो रहा है जैसे जैसे आप हाइट चेंज कर रहे हो, यानी हाइट चेंज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चेंज ऑफ हाइट यानी हाइट में भी, हाइट एक वेरिएबल है, तो हाइट भी एक वेरिएबल है और बॉइलिंग पॉइंट भी एक वेरिएबल है, लेकिन इनमें से एक वेरिएबल कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आपको सोचना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट होगा और कौन सा डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इसका जवाब इस लाइन में छुपा हुआ है। ये लाइन क्या कह रही है, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप एज यू असेंड, यानी जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते हो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। तो यानी हाइट पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है, यानी हाइट कैसा हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल दो तरह के हो गए, कौन कौन से वेरिएबल, दो तरह के कौन से हो गए, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा कौन सा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है, एक जिस पर दूसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है यानी वो इंडिपेंडेंट है, और जो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यूजुअली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे राइट साइड में रखा जाता है। ठीक है, और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो भी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में सपोज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y कितनी हो जाएगा, 1। x की वैल्यू 2 डालूंगा तो y कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू में चेंज ला रहा हूं वैसे वैसे क्या y की वैल्यू भी चेंज हो रही है।
ठीक है। तो x की वैल्यू में चेंज ला रहा हूं, y की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी दोनों वेरिएबल के बीच में ये एक रिलेशन आपको मिल रहा है कि किस तरह से चेंज हो रही है। इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन। इस रिलेशन को ही क्या बोल रहे हैं, फंक्शन, यानी स्क्वायर फंक्शन लग रहा है x के ऊपर जिससे मुझे y मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। अब ये कई तरह के फंक्शंस हैं जो हम एक एक करके आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टेन की फॉर्म में होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हम एक एक करके सीखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। यस, ओके, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है और इसको सॉल्व करके देखना है कि भाई क्या आपका आंसर आता है। ठीक है, सॉल्व करें इसको। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज दैट फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, आर बाय द फॉर्मूला। तो फंक्शन ऑफ आर, देखो फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ये आर पर डिपेंड कर रहा है, कोई भी फंक्शन है। अब ये वाई हो सकता है, वाई को मैंने फंक्शन ऑफ आर लिखा है। ठीक है, यानी आर के ऊपर डिपेंड करता हुआ कोई फंक्शन है। ठीक है, कोई वेरिएबल है, उसको मैं एफ ऑफ आर लिखा। ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1 प्लस 3। इवेल्युएट फंक्शन एट द इनपुट वैल्यू 0 2 x प्लस 2 एंड f ऑफ 2। ठीक है, तो एक एक करके देखा जाए तो हमारे पास चार सवाल हैं, ये 1 2 3 और 4। यानी मुझे इस फंक्शन f ऑफ r की वैल्यू निकालनी है किस पर, जब r की वैल्यू 0 हो, जब r की वैल्यू 2 हो, जब r की वैल्यू x प्लस 2 हो और जब r की वैल्यू फंक्शन ऑफ 2 हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है जब r इक्वल टू 0 हो, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0 है, तो मुझे फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो मैं इस फंक्शन में r की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, सिंपल है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू डालते जाओ और आंसर निकालते जाओ। r की वैल्यू 0 डाल देते तो फंक्शन ऑफ r कितना आ जाएगा, चलो f ऑफ r इक्वल टू, इसको कहेंगे f ऑफ 0। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, f ऑफ 0। r की वैल्यू 0 डाल दी ना, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r की जगह मैं 0 डाल देता हूं, 2 इंटू 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, इसको बड़े ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, जहां जहां भी आर आ रहा था, यहां पर एक ही जगह आ रहा था, मैंने उस आर की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, और सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है अपन को। तो r इक्वल टू 0 पर हमने f ऑफ 0 निकाला, यानी r की वैल्यू 0 डाली, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, सेकंड पार्ट अब ट्राई करें कि भाई r की वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आता है देखें। चलो सेकंड देखते हैं अपन। सेकंड में अगर हम देखें तो r की वैल्यू 2 डाल देते हैं, यहां पर r की वैल्यू 2 डालोगे तो हो जाएगा f ऑफ 2। ठीक है, और क्या करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3, 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3, 2 माइनस हो गया 1। ठीक है, 1 इंटू 2, 2 प्लस 3 यानी 5। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। थर्ड करो। अब थर्ड वाले केस में x प्लस 2 डालनी है अपन को, है ना, r की वैल्यू कितनी डालनी है, x प्लस 2 डालनी है। ठीक है, तो थर्ड में r की जगह x प्लस 2 डाल देते हैं। जहां जहां r आ रहा है वहां वहां x प्लस 2 डाल देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस टू माइनस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 तो ये जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 5। ये हो गया f ऑफ
एक्स प्लस टू की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ये इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, हालांकि है आसान। ठीक है, कोशिश करो, देखिए आपको आता है नहीं आता। क्या करेंगे इसमें, एफ ऑफ टू निकालना है आपको, ध्यान से सुनना इसको। अभी तक आपने क्या लिखा था, देखो जीरो रखा था तो एफ ऑफ जीरो निकाला था, एफ ऑफ टू निकाला था, एफ ऑफ एक्स प्लस टू निकाला था। अब एफ ऑफ टू निकालना है, यानी आपको निकालना है फंक्शन ऑफ टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी जहां पर आर आ रहा था उस आर की जगह आपको क्या रखना है, फंक्शन ऑफ टू रखना है। यानी एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पहले फंक्शन ऑफ टू निकालना पड़ेगा, बट फंक्शन ऑफ टू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, जब आपने आर की वैल्यू टू डाली थी तो फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू आप 5 निकाल चुके हो। तो अब आप क्या करोगे कि इस क्वेश्चन में जहां फंक्शन ऑफ टू आ रहा था उसकी जगह 5 रख दोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ टू की जगह क्या रख दूं, 5। यानी एक्चुअली मुझे एफ ऑफ 5 निकालना है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मुझे निकालना क्या था, एफ ऑफ टू, फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू निकालनी थी, और फंक्शन ऑफ टू में ऑलरेडी निकाल चुका हूं 5, तो फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू में एफ ऑफ टू के अंदर डाल देता हूं। फंक्शन ऑफ टू की जगह 5, तो फंक्शन ऑफ 5 निकालना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया आपको। ठीक है, इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, एफ ऑफ टू का मतलब, अब ऐसे कितने भी बना सकते हो आप। ठीक है, 3 4 5, ठीक है, बस उसकी वैल्यू निकालो और अगले वाले में डाल दो, फिर अगले वाले में वापस से रीपुट करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टू यानी फंक्शन ऑफ 5 निकालना है, तो जहां जहां आर आ रहा है वापस से 5 पुट कर दो। ठीक है, तो वापस से 5 पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 3, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 प्लस 3 यानी 11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, पक्का? नेक्स्ट पर बढ़े। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें अपन, है ना, पोज करके स्क्रीन को, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, वो जो लास्ट ऑप्शन में अपन ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को यहां अप्लाई करना है। ठीक है, करें ट्राई। तो अब क्या करना है, देखो इसके अंदर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब करना क्या है, एफ ऑफ टू, यानी देखो अंदर से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ टू निकालना है। फिर जो फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू आएगी उसे फिर से उसका फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ टू, फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू। फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स की जगह 2 डाल देता हूं मैं, है ना। फंक्शन ऑफ एक्स में फंक्शन ऑफ 2 निकालना है तो एक्स की जगह 2 डाल देते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 3 यानी 11। तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। लेकिन मुझे फंक्शन ऑफ 2 नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, फंक्शन ऑफ 2, ये निकालना था। तो फंक्शन ऑफ 2 का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ, और फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 11 डाल देता हूं, यानी मुझे 11 का फंक्शन निकालना है। यानी फिर से इसी फॉर्मूले में क्या करें, x की जगह 11 डाल देते हैं। x की जगह 11 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 3, ये हो जाएगा 44 प्लस 3। ठीक है, तो आंसर आएगा 47। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, आराम से इसे समझे पहले। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली, ठीक है, मैंने कहा था एक एक करके फंक्शन लेंगे। पहला अपन ने क्या क्या फंक्शन को पढ़ा, है ना। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में करें। ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शन ही कहलाता है। ठीक है, एक अलग तरह का रिलेशन, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में, उस रिलेशन को अपन ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में 3 चीजों से बना है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये 3 चीजों से बना है, ट्राई 3, ठीक है, साइड एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट।
तो 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, 3 साइड्स के मेजरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 साइड्स मतलब क्या, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में 3 साइड होती है, उनसे रिलेटेड मेजरमेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे इसको मेजर करते हैं, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर होता है, इसमें टर्म्स क्या क्या यूज होती है, एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया शायद हो सकता है आपका 9th-10th का हो, ठीक है, लेकिन अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज बेसिक, फर्स्ट इज एंगल, ठीक है भाई, 3 साइड से बनेंगी तो उनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होता है, सबसे पहली चीज भाई एंगल क्या है, ठीक है। तो एंगल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट रिवॉल्विंग लाइन मेक्स इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो हमेशा डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन अपन उसे आसान बना सकते हैं, ठीक है, समझे, जैसे ही समझ में आएगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है कि भाई इनिशियल पोजीशन के साथ कोई भी लाइन कितना घूमी, सिंपल बात। इनिशियल पोजीशन क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो कोई एक, और दूसरी जो लाइन है वो सपोज करो कि जो दूसरी लाइन थी वो इसी के ऊपर थी, ठीक है, एक मिनट रुको, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर थी। अब मैंने क्या किया, ये जो येलो वाली लाइन है इसको कुछ एंगल से घुमा दिया, कुछ एंगल से घुमा के, और जो नई सिचुएशन आई वो कैसी आई, रेफरेंस लाइन तो हमारी वही है, पर जो दूसरी लाइन थी वो सपोज टिल्ट होके ऐसी हो गई। तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन पहले रेफरेंस लाइन के ऊपर आ रही थी उसने कुछ एंगल चला, यानी कुछ रोटेशन किया, कुछ रिवॉल्यूशन किया, कुछ मूवमेंट किया। ये कितना रिवॉल्व किया, अब इस चीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ तो क्वांटिटी चाहिए कि भाई एक लाइन दूसरी लाइन से कितना घूम चुकी है। तो एक लाइन दूसरी लाइन पर कितना घूम चुकी है उसे मेजर कैसे करूं, तो उसके लिए कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दिया एंगल, कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ कितना एंगल घूमी है। अब जरूरी नहीं है कि जो रेफरेंस लाइन है यानी जिससे घूमना स्टार्ट किया था वो हॉरिजॉन्टली हो, क्योंकि घूमना तो पूरा सर्किल में चलता है, तो कहीं से भी ले सकते हैं, यानी रेफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यूजुअली हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहां देखो आपको एक डायग्राम इसीलिए बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ली, कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले ली, तो यहां पर सी ए आपकी रेफरेंस लाइन है, और जो सी बी वाले लाइन है वो पहले सी ए के ऊपर थी पर ये चलती चलती यहां पहुंच गई, तो ये कितना घूमी, ठीक है, कितना रिवॉल्व किया, इसको हमने एक क्वांटिटी से डिनोट किया, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं एंगल। क्लियर हुआ यहां तक? तो इस क्वांटिटी को हमने एंगल कहा, ठीक। एंगल के बारे में इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि तो जब आपने एंगल पढ़ा था इससे पहले तो हमने इसकी जो यूनिट यूज करी होगी अभी तक डिग्री करी थी, ठीक है, 30 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल बोलते थे उसको, 90 डिग्री को याद करो, ठीक है। तो अभी तक जो आप डिग्री यूज कर रहे थे ये एक्चुअली में एंगल की कमर्शियल यूनिट है, यानी जो जनरल आम बोलचाल की भाषा में हम जो यूनिट यूज करते हैं वो डिग्री में यूज की जाती है। लेकिन अगर जब हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की बात करें, यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उन्होंने जो यूनिट ऑफ एंगल डिसाइड की है, ठीक है, यानी एंगल की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री नहीं होके रेडियन होती है, यानी इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, रेडियन, RAD से बताते हैं इसको, ठीक है। रेडियन को RAD से या फिर ऐसे भी बताते हैं एक्स रेडियन मुझे लिखना है, तो जैसे डिग्री के लिए तो अपन क्या करते थे ऊपर से ऐसे बिंदी लगा देते थे, एक सर्किल लगा देते थे, उसकी जगह रेडियन के लिए ऊपर C जैसा स्ट्रक्चर बना देते, तो ये भी रेडियन का सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ एंगल की यूनिट क्या होती है, तो एंगल की यूनिट डिग्री नहीं लेनी, अपन को कौन सी लेनी है, रेडियन, क्योंकि हम जितनी भी बातें करेंगे वो सब SI सिस्टम में करेंगे, ठीक है। जब तक कि हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा जाए कि यार सारी चीजें डिग्री में या सारी चीजें किसी भी एक अलग सिस्टम में चल रही है, हम हमेशा हर तरह की क्वांटिटीज को SI सिस्टम में डील करेंगे।
ठीक है, तो आने वाली फिजिक्स में हर जगह पर जब तक हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाए या सारी सिस्टम सारी क्वांटिटीज को एक ही सिस्टम में दिया हो, ऑप्शंस भी आपको एक ही सिस्टम में मिल रहे हैं, तब ठीक है, भले आप ना कन्वर्ट करें, लेकिन अदरवाइज हमें एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो एसआई सिस्टम एंगल की क्या होती है? रेडियन। ठीक है, एंगल की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर डिग्री तो हमने पढ़ा था, ठीक है, रेडियन तो नई चीज आ गई, अब इस रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें? तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। अब आप बताओ कि अगर मैं इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है, अगर मैं सपोज करो कि एक सर्किल बनाता हूं, एक पार्टिकल था जो एक सर्किल पूरा कंप्लीट करके और यहां पर वापस आ गया, इसकी रेडियस है आर। तो उस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसने कितना चला ये, तो आप कहोगे सर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितनी होती है? तो आपको पता है यार, ये 2 पाई आर होती है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल क्या होती है? 2 पाई आर होती है, तो मैंने पढ़ रखा है। इसमें पाई एक्चुअली में रेडियन में है। ठीक है, तो 2 पाई आर जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होती है। अब जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब सर्किल का टुकड़ा। तो अगर कोई पार्टिकल यहां से चला और पूरा घूम के यहां आ गया, तो बताओ कितनी आर्क लेंथ उसने ट्रेवल करी? ठीक है, तो पूरा सर्किल ही ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो पूरा सर्किल मतलब कितनी आर्क लेंथ हो गई? 2 पाई आर। तो यानी आर्क लेंथ जो है 2 पाई हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, तो एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्किल आर है, यानी टोटल एंगल कितना ट्रेवल हुआ? 2 पाई। ये 2 पाई आएगा रेडियन में, क्योंकि सारी चीजें अपन ने ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल एक कंप्लीट सर्किल घूम के आता है, तो वो जो एंगल ट्रेवल करता है वो कितना करता है? 2 पाई रेडियन के बराबर। और अभी तक तो लेकिन हमने पढ़ा था कि ये 360 डिग्री के बराबर होता है ना, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है, तो बताओ 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 2 पाई का डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 गया तो 180 आया, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो 1 रेडियन इक्वल टू होगा 180 बाई पाई। इसका उल्टा भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो 360 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई अपॉन 360, तो यानी आ जाएगा पाई बाई 180। यानी 1 डिग्री एक्चुअली किसके बराबर होता है? पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई चलो ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है, तो सोचो x रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? यानी 2 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? चलो, तो 2 रेडियन बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई। अगर 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होता है, तो 2 रेडियन किसके बराबर होगा? इसका डबल कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 रेडियन किसके बराबर होगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x रेडियन किसके बराबर होगा? तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई। यानी कि अगर मुझे क्या करना है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो सॉरी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हुआ? ये क्या आया? डिग्री। तो यानी मुझे अगर रेडियन को डिग्री से मल्टीप्लाई, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। और उससे उल्टा भी, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पाई बाई 180 से। क्लियर हुआ अपन को यहां तक कैसे कन्वर्जन करते हैं? ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे?
पाई बाई 180 से। रेडियन को डिग्री में करेंगे तो किससे करेंगे? 180 बाई पाई से। अब मैं कैसे याद रखता हूं, देखो मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूं, ठीक है, मैं क्या कैसे याद रखता हूं कि यार पाई ऊपर आ रहा है, पाई रेडियन में होता है, इतना तो याद रहेगा, 180 डिग्री में आ रहा है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है ना वो ऊपर आएगा। जैसे मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आएगा, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन को, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में, तो डिग्री वाली टर्म ऊपर आएगी, यानी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। अगर रेडियन को डिग्री में करना है 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री को रेडियन में करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब इसमें क्या एक चीज और आती है, एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लें, ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है, ऑल्दो दिस इज अ कन्वेंशन, ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो हम ये फॉलो करते हैं कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है, घड़ी को देखना, ठीक है, घड़ी जो है उसकी निडल कैसे घूमती है? ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रही है, तो यानी ये क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज, और इससे उल्टा चल रहा है तो घड़ी से उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर लूंगा, ठीक है, तो उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूंगा तो उस एंगल को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। याद रखना, जनरली जो एंगल लिया जाता है वो स्मॉलर वाला एंगल लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई ये भी कह सकता है कि सर मैं तो ये वाला लेता हूं, ठीक है, यही क्यों? तो जनरली अपन जो एंगल यूज करते हैं वो स्मॉलर एंगल लेते हैं, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन दे देते हैं, प्लस और माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज को यूजुअली हम पॉजिटिव मेजरमेंट लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव मेजरमेंट लेते हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल मेजर किए जाते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, पहले डिग्री रेडियन को कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपके पास है, इसको पोज करके अपन ट्राई करें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं अपन। फर्स्ट तो अब तक ट्राई कर लिया होगा आपने, ठीक है। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है भाई, ओके, तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 90 डिग्री इक्वल टू, मुझे करना है रेडियन में, मैंने कहा था जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाली टर्म ऊपर आएगी, तो पाई और 180 में से रेडियन किस में होता है? पाई में, ठीक है, तो पाई रेडियन होता है तो पाई ऊपर आ जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे? पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके? ये 2 टाइम कट जाएगा तो पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। फिर से पोज करके अब आगे का सोल्व करें, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ इसी तरह से पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है बस। सेकंड लेते हैं अपन 180 डिग्री इक्वल टू, तो 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो कितना आ जाएगा? पाई रेडियन। क्लियर है? थर्ड देखते हैं, 270 डिग्री इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाई, सबको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, ये कट जाएगा 9 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 से 3 टाइम और ये 2 टाइम, 3 पाई बाई 2। क्लियर है? इसी तरह से फिर 360 डिग्री, ये तो अपन ने अभी पढ़ा ही था वैसे, 360 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ठीक है, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो आ जाएगा 2 पाई रेडियन। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ये। आगे बढ़े, नोट कर ले बोले इसे। नेक्स्ट, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे सोचो, क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या आएगा? 180, ठीक है, यानी किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई फर्स्ट ले लेते हैं, पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू
पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये पाई हमेशा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री में पाई कहाँ से आएगा, तो पाई अपने आप कट जाएगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है। ठीक है, 180 बाई 6 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, सेकंड लेते हैं, पाई बाई 3 रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? बाकी के भी ट्राई करें फटाफट, थर्ड और फोर्थ पोज करके स्क्रीन को। टू पाई बाई 3, ये रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या होगा? 2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। ये फिर से कट जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये मैंने ज़्यादातर वही एंगल्स लिए हैं, ठीक है, जो अपने फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं, और 45 डिग्री। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा आते हैं, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने ले रहे हैं। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ठीक है, इसे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई से, 150 डिग्री। ठीक है, आई होप आप सबके सही होंगे। ठीक है, एक बार चेक कर ले अपने आंसर्स को। ओके, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? ठीक है, रेशियोज क्यों, कहाँ से आ गया? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तक तो हमें समझ में आ गया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब ये बेसिकली साइड्स के रेशियो हैं। किसकी साइड? ट्राइंगल की। ठीक है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको, हम ट्राइंगल की इसमें बात करेंगे। और यहाँ जो ट्राइंगल हम बात कर रहे हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का आप जानते हो एक एंगल कितना होता है हमेशा? 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, सारी चीजें अपन को रेडियन में सोचनी है। ठीक है, हमें क्लियर होना चाहिए ये कि सपोज करो ये आपके सर्किल है, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, फिर ये होगा पाई बाई 2 जिसको आप 90 डिग्री बोलते हो। ठीक है, ये होगा पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री, और लास्ट में 2 पाई यानी 360 डिग्री। ठीक है, बीच बीच में भी होता है 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोलते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी है, तो वो तो कन्वर्ट करना हमें आ गया है। ठीक है, पर मेनली ये 4 क्वाड्रेंट हमारे बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका एक एंगल कितना होना चाहिए? पाई बाई 2, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाले हैं। ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, इसको सपोज ए, बी और सी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 साइड्स हैं। ठीक है, एक ये वाली, ये और ये। इन तीनों साइड्स के कुछ नाम होते हैं। ठीक है, इन 3 साइड्स को क्या नाम होते हैं आप जानते होंगे वैसे? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा? ठीक है, बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें? ठीक है, सी बी नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर सी बी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे मेजर करते हैं? अकॉर्डिंग टू थीटा, कि किस थीटा के लिए। ठीक है, अगर मैं थीटा यहां मार्क करता हूं तो आपका आंसर सही है, सी बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज बेस। ठीक है, और अगर मैं थीटा यहां मार्क करता हूं तो अब बताओ परपेंडिकुलर कौन सा होगा?
तो परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली साइड्स को अपन लेंगे, यानी ए बी इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी बी इस केस में यानी 90 और थीटा के बीच वाली जो साइड है उसे बेस लेंगे और 90 के सामने वाली जो साइड है उसे हाइपोटेनस कहेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, बेस किसको बोलेंगे? थीटा और 90 के बीच वाली साइड और 90 के सामने वाली हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो तीन साइड्स हो गई, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब इसमें तीन साइड से कितने रेशो बन सकते हैं, सोच के देखो। ये तीन साइड से इनसे कितने रेशो बन सकते हैं? आप ये क्या कर सकते हो, बी को पी से डिवाइड कर सकते हो या पी को बी से डिवाइड कर सकते हो, दो रेशो हो गए। फिर बी को एच से डिवाइड कर सकते हो या एच को बी से डिवाइड कर सकते हो, दो फिर हो गए। फिर एच को पी से, पी को एच से, फिर दो हो गए, यानी टोटल 6 रेशो से ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये जो 6 रेशोज आप बना सकते हो उन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या टीआर शॉर्ट में लिख देते हैं। तो 6 रेशोज के भी अपने अपने नाम है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनके अपने अपने नाम है। क्या नाम है? ये 6 रेशोज जो हैं उनको हम पहले एक साथ लिखते हैं, एक ट्रिक के थ्रू हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, पी बी पी डिवाइडेड बाय एच एच और बी। सुनी होगी कुछ लोगों ने ट्रिक। ठीक है, तो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग ट्रिक मिल सकती है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने के लिए कुछ ट्रिक बनाई है अपन ने। ठीक है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, ये 6 रेशोज को बता रहा है। 6 रेशोज कैसे? अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कोस थीटा। 6 रेशोज है, सब रेशोज को एक एक नाम तो देना ही था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को हमने क्या बोला? कोस थीटा। ऐसे पी अपॉन बी को हमने ना बोला टेन थीटा। ये स्लोप भी कहलाता है वैसे टेन थीटा, आगे हम इसका यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं टेन थीटा का। फिर इनके इनवर्स रेशोज, क्योंकि पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर बी अपॉन पी होगा तो उसे हम बोलेंगे कॉट थीटा। इनवर्स रेशो मतलब बी ऊपर आ गया। एच अपॉन बी को हम बोलेंगे सेक थीटा और एच अपॉन पी को हम क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 3 रेशोज हो गए ऊपर से नीचे और 3 रेशोज हो गए नीचे से ऊपर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं बताओ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर नीचे, यानी कोसेक थीटा। अगर मैं बोलूं हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम? सेक थीटा। अगर मैं बोलूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। और इससे एक और चीज क्लियर हो रही होगी आपको, क्या साइन थीटा और कोसेक थीटा में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है? साइन थीटा है पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा क्या है? एच अपॉन पी, यानी क्या उसका इनवर्स है। तो यानी मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच था, कोसेक थीटा इससे उल्टा था। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा को क्या बोल सकते हो, बोलो? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कोट थीटा को क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इससे उल्टा रेशियो हो जाएगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, तो ये रेशियोज, इस तरह के 6 रेशियोज हमें क्लियर हुए और उनके बीच में आपस में रिलेशन और भी आएंगे। ठीक है, कुछ रिलेशन हमें आपस में क्लियर हुए। ठीक है, अब कुछ एंगल्स तो हमें जैसे दिया होता है भाई 30 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, दो लाइंस बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, तो उसका साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कितना होगा? ये टेबल अगर हो सके अपन को याद रखनी है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखनी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन करते वक्त तो बार बार टेबल पर जाओगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेट नजर आएगा। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कुछ चीजें हमें मेमोराइज भी करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम ABCD ही बार बार सीखते रहेंगे तो फिर लेटर्स कैसे सीखेंगे, वर्ड्स कैसे सीखेंगे नए। ठीक है, तो ABCD लिखना तो हमें कम से कम अब अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो ये एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है, यानी कि आपको ये वैल्यूज तो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी भी ट्रिक्स बताते हैं अलग अलग। ठीक है, मैं ट्रिक्स जानबूझ के नहीं बताता, कारण ये है कि अगर आप ट्रिक्स से निकालोगे तो बार बार आप वैल्यूज डायरेक्टली याद नहीं रख पाओगे। तो इसलिए ट्रिक्स की जगह आपको क्या करना है, सीधी वैल्यू याद रखनी है।
ठीक है, वैल्यू कम से कम ये साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की ये तीन वैल्यूज तो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो ये से इन्वर्स करके बाकी सबके निकाल सकते हो। भाई कोट थीटा होगा तो उसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो टेन से इधर आएंगे 30 डिग्री से, यानी 1/√3। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। अब मैं बोलूं बताओ कोट 30 की कितनी है, उल्टा कर दो, √3, खत्म। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली ये तीन चीजें हैं जो अपने को याद रखनी ही होगी। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। अब बोले कोसेक 30 कितना होगा, तो भाई साइन का उल्टा होता है, 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। ठीक है, और सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3, उल्टा कर दो। तो ये वैल्यूज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, 0 से 90 तक की। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, मतलब समझ में आ चुका है अपने को। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसको, इस टेबल को बिना देखे बनाने की कोशिश करना, और टेबल को 1-2 बार बना के फिर उसके बाद आप रेंडमली वैल्यू पिक करना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बना दिया एक पेज के अंदर, उसमें लिख दिया भाई कोस 30 कितना होता है। ठीक है, और खुद सोचो, तो जितना ज्यादा सोचोगे उतना आपको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ भाई कोस 30 डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ √3/2 हो जाएगा। कोस 45 कितना हो, मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ भाई 1 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कोस 60 कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली ये वैल्यूज अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है, कुछ वैल्यूज उसके अलावा भी काम आती है, जैसे 37 एंड 53, 22.5 एंड 67.5, ये भी फिजिक्स में कुछ काम आती है वैल्यूज। ठीक है, तो इन्हें भी हमें याद रखना होगा। एक्चुअली में ये जो वैल्यूज बनी है ये ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं, उससे बनी हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं 37 और 53 का, 37 + 53 कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 से बनी है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 3, 4, 5 यानी कि एक वैल्यू सपोज करो मैंने इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 4 और इसको ले लिया 5। अब मैं पूछूं बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता था, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए, 4, और हाइपोटेनस कौन है, 4, 5। तो यानी कि अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये थीटा जो है वो सपोज करो ये 3 है, ये 4 है, यानी ये 53 डिग्री के लिए बात हो रही है। ठीक है, ये एंगल 37 होगा। तो साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस 5, तो 4/5। ठीक है, तो साइन 53 कितना होता है, 4/5 हो गया। आपसे बोले साइन 37 निकालो, तो ठीक है भाई 37, ये 37 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस तो होगा ही, तो 3/5। ठीक है, तो साइन 37 की वैल्यू 3/5 आ गई। इसी तरह से क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल सकते हैं, कोस 37, कोस 53। ठीक है, तो 3, 4, 5 के ट्रिपलेट से अपने पास ये बन जाएंगे। इसी तरह से 5, 12, 13, 5, 12, 13 का जो ट्रिपलेट होता है उससे 22.5 और 67.5 की वैल्यू बनती है। यानी मैं एक बना देता हूं, सपोज करो ये थीटा है। ठीक है, ये सपोज करो 5 है और ये 12 है। अब देखो परपेंडिकुलर छोटा है, बेस बड़ा है, इसका मतलब कौन सा एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटा होगा, इसका मतलब 22.5 एंगल बनेगा। तो अब इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो। साइन 22.5 कितना होगा बताओ, साइन 22.5 सोचो कितना होगा। इसको नियरली 23 डिग्री भी ले सकते हैं ना, ज्यादा अंतर नहीं आता, 0 से 1 के बीच में तो पूरी साइन की टेबल लाई करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो साइन 23 की वैल्यू भी अपन 22.5 के बराबर ले सकते हैं। ऐसे यहाँ 67 भी ले सकते हैं, 68 भी ले सकते हो। तो साइन 22.5 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 22.5 यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 5, और ये कितना होगा 13। ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन 25/13। ऐसे ही बताओ कोस 67.5 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये 22.5 है तो ये 67.5 होगा। तो कोस 67.5 कितना होगा, ठीक है, तो जो साइन 22.5 होगा एक्चुअली, तो ठीक है, क्यों, क्योंकि कोस 67.5 क्या होगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, 5, इसके लिए बेस ये होगा, और हाइपोटेनस ये, तो यानी 5/13। क्लियर है, ठीक है, तो इस तरह से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसके लिए भी निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, एक कॉपी के अंदर अब इन सारे रेशियोज की वैल्यू निकाल के देखें अपन, ठीक है, कि आप खुद निकाल पा रहे हो या नहीं, और इससे क्रॉस चेक कर लें। अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाए थे अभी, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। ये क्यों होगा, इनको प्रूव आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, ठीक है, कोसेक थीटा होता है, क्या होगा बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन, अगर मैं इसका उल्टा करूं, यानी 1 बाई कोसे साइन थीटा निकालूं तो कितना आएगा, 1 अपॉन, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कोसेक थीटा और साइन थीटा बराबर हो गए, 1 बाई साइन थीटा बराबर हो गए। ऐसे ही सेक थीटा और 1 बाई कोस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा और 1 बाई टेन थीटा को हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। एक और कर दूं, सी वाला देख लो, कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। कोट थीटा ये था साइन कोस टेन कोट, तो कोट थीटा यहाँ था, कोट थीटा क्या होता है, बी बाई पी, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो अगर मैं इस केस में सपोज करो कि इसको 1 बाई टेन थीटा करता हूं, तो ये हो जाएगा पी बाई बी का इनवर्स, यानी बी बाई पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। क्लियर हुआ, तो इस तरह से आप सारे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इसको प्रूव करने की अपन कोशिश करें, देखें, ठीक है, सारे स्क्रीन को क्लोज करके, ओके, ठीक है। तो आई होप आपने ये सब ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अगले पर आते हैं, कुछ और रिलेशंस भी हैं, ठीक है, जो हमें इसमें प्रूव करने, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, इसको प्रूव करें अपन, ठीक है। आप ट्राई करें एक बार इसको पोज करके। चलो अब देखते हैं, पहला रिलेशन अपन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको निकाले तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसमें हम एच स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, एच स्क्वायर के बराबर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, पी बी एच। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से बाकी के भी ट्राई करें, देखें, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। बी मैं निकाल रहा हूं अब, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, तो ये जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, यानी एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। एच अपॉन बी किसको बोलते हैं, एच अपॉन बी सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से सी वाला भी ट्राई कर लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा इससे उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। एच बाई बी, एच बाई पी, ठीक है, क्या होगा बताओ, पी बाई एच होता था साइन थीटा, तो इससे उल्टा यानी कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, ठीक है, तीनों रिलेशंस। आगे बढ़े,
अब आपको ये आपको दे रखा है साइड्स, ठीक है, 3, 3, 4 एंगल थीटा, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा। ठीक है, स्क्रीन को पोज करो और ट्राई करो, देखिए क्या होता है। चलो, तो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं एक, ये एक्चुअली बिल्कुल बीच में आके गिरेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है, ये 2 साइड हो जाएगी, 4 का आधा, ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब सोचो अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये कितना होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, क्योंकि मैंने ये 90 डिग्री बनाया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा √5, ठीक। अब सारी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ गई √5, फटाफट निकालते हैं चलो, है ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहां लिख देता हूं वापस से, पी 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 एच एच बी, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन सा है √5, ठीक है, और हाइपोटेनस है 3, तो कितना आ जाएगा √5 अपॉन 3, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 2 अपॉन, ठीक है, पर बेस कितना है 2 और हाइपोटेनस कितना है 3, फिर आ जाते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √5 और बेस है 2, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा कर दो सीधा, 2/√5, ठीक है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा कर दो, 3/2, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कर देते 3/√5, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे रेशोज निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इनको बोलते हैं, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, जो फिजिक्स में अपने आगे काम आएंगे, ठीक है, वो आपके सामने, इनको नोट डाउन करें, ठीक है, उन्हें लर्न करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही साइन ए कोस बी कितना होगा, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। कोस ए कोस बी हो जाएगा कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी अपॉन 2, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये वाले जो नीचे वाले वो भी फिर भी थोड़े कम काम आते हैं, लेकिन ये 3 तो हमें याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये 3 तो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में इनका भी यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लें आराम से, ठीक है, स्क्रीन पोज करके। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज हैं, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अगर आपको एडिशन वाले फॉर्मूले याद है तो सब्ट्रैक्शन के आप बना भी सकते हो, लेकिन बस एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इन फॉर्मूले से वो वाले बन जाएंगे, ठीक है। वो फैक्ट क्या है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, और कोस माइनस थीटा ये कोस थीटा के बराबर ही होता है, और टेन माइनस थीटा ये माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इन फैक्ट से आप अगले वाले 3 भी बना सकते हो, इन्हीं 3 फॉर्मूले से, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले ये बड़े काम आते हैं, ठीक है, स्पेशली ये दोनों,
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कोस है। ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हो चाहो तो, साइन 2a का फॉर्मूला साइन a प्लस ए लिख के, और फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें साइन a प्लस बी वाला। यहाँ पर साइन a प्लस ए कर देंगे तो साइन 2a बन जाएगा, तो ये साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ठीक है, तो ये 2 साइन ए कोस ए बन जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, हमें डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक है, कोस 2a का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपन ने पढ़ा था, याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1। ठीक है, प्रूव भी किया था अपन ने। तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कोस स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इससे निकालता हूं तो वो कितनी आएगी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो ये बड़े काम का फॉर्मूला है। ठीक है, कोस 2a वाला और साइन 2a वाला। ठीक है, ये हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सिमिलरली टेन 2a का आ जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हमें फिजिक्स में आगे जाके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो वो हमें लर्न करने होंगे। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा अपने पास, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, आपको बुद्धि लगानी है जो हमने फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, 10-15 डिग्री नोट डाउन कर लें, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इनकी हेल्प से। ठीक है, 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोशिश करें। फॉर्मूले में एक बार फिर से दिखा रहा हूं आपको, नोट डाउन कर लिया होगा। तो 10-15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो 10-15 डिग्री को मैं ऐसी क्वांटिटीज में तोड़ूं जो मुझे आती हो, जैसे मुझे 45 और 30 की वैल्यू तो आती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 45 माइनस 30 लिख सकता हूं। 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 10a माइनस बी, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, 10a माइनस बी कितना होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये कितना हो जाएगा, देखो a की जगह यहाँ 45 आ रहा है, b की जगह 30 आ रहा है, तो हो जाएगा 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 1030। 1045 की वैल्यू टेबल अपने को अपन याद कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट रखना है। अब यहाँ पर आप टेबल बनाने बैठ गए तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेबल में वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए। 1045 होता है 1 माइनस 1030, 1030 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1045 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे मेरे पर आ जाएगा कितना, 1030 की 1015 की वैल्यू निकाल रहे थे अपन। तो 1015 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी इससे, यहां से √3 एलसीएम ले लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस, तो 1/√3 एलसीएम ले लेते हैं √3 प्लस 1
ठीक है, होल अपॉन रूट 3 इसमें भी आएगा, होल अपॉन रूट 3, तो वो कट जाएंगे, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन चेक करें। ठीक है, इनमें से तो कोई सा भी नहीं आ रहा, अब क्या करें। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, या मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है रूट 3 और b क्या है 1, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दो, तो 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, एक बार इसको पोज करके आराम से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और चेक करें। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट हमने लिया आज के लेक्चर में। ठीक है, हम इसी को फिर आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक और आगे की जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उनको लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।